नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं आपको, कक्षा 12 में आपके पास 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, उनमें पहली तो है मानव भूगोल के सिद्धांत, और दूसरी बुक है जिसका नाम है भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था। भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था। पहली बुक में तो अपने जानेंगे भी मानव और पृथ्वी के मध्य संबंध किस प्रकार से है उनके बारे में, और दूसरी बुक में मानव भारत के लोगों और उनकी अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की कृषि होगी, भारत में पशुचारण हो गया, भारत की जनसंख्या होगी, जिसके संबंध में अपने जानेंगे। ठीक है, तो अब मानव भूगोल सबसे पहले है क्या? मानव भूगोल से पहले अपने सामान्य शब्द भूगोल के बारे में जान लेते हैं, जो आपने 11th क्लास में समझाना ही होगा। ठीक है, तो किसे कहते हैं अपने भूगोल? देखो, भूगोल की बात करें तो भूगोल शब्द है, इंग्लिश में अपने इसे क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफिया से बना है। ठीक है, जियोग्राफिया से बना है। अब जियोग्राफिया का मतलब क्या होता है? तो जियोग्राफिया की बात करें तो जियोग्राफिया को अपने 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो जियो और प्लस ग्राफिया। ठीक है, जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। सामान्य शब्दों में अपने कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये बात आपने 11th में जानी थी। ठीक है, अब इसके बाद में कि जियोग्राफिया शब्द दिया किसने? तो जियोग्राफिया शब्द के प्रतिपादक की बात करें तो अपने जियोग्राफिया शब्द के प्रतिपादक हैं इरेटोस्थनीज, जिन्होंने ये शब्द 285 ईसा पूर्व में दिया था। ठीक है, अब अपने आते हैं किस पर? ह्यूमन ज्योग्राफी पर, मतलब मानव भूगोल पर। अब मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल की बात करें तो पहले कुछ महत्वपूर्ण राइटर्स, ठीक है, जैसे भूगोलवेताओं में, उन भूगोलवेताओं के बारे में जान लेते हैं। भूगोलवेताओं में सबसे पहले भूगोलवेता है जो रेटजेल। ठीक है, पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक रेटजेल। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो जर्मनी के। ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताया। अब मानव भूगोल के बारे में इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि मानव भूगोल है वो क्या है? मानव समाजों एवं धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब इनकी बात जानते भी है क्या? देखो, मानव समाज मतलब पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार के मानव, जितनी भी प्रकार की प्रजातियां रह रही हैं, उन सभी के बारे में बताया। ठीक है, और धरातल आप सभी जानते हो, पृथ्वी पर 2 ही चीज़ें हैं, एक तो जलमंडल और एक स्थलमंडल। ठीक है, और जलमंडल पे तो कोई रहता नहीं है, जानवर रहते हैं, जो समुद्री जीव है वो। ठीक है, लेकिन जो धरातल है वहाँ पर ही मनुष्य पाया जाता है, और समुद्र के अंदर तो मनुष्य पाया नहीं जाएगा। मेनली पनडुब्बी में बाकायदा रहते हैं और कहीं नहीं रहते। ठीक है, तो उन दोनों के मध्य संबंधों का संश्लेषित का मतलब क्या है? कि जो निम्न स्तर पर, मतलब छोटे से छोटा जो रिलेशनशिप है, वो अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। ठीक, अब इसमें रेटजेल ने किस बात पे दम दिया? तो रेटजेल की बात करें तो इसने रेटजेल ने क्या किया है? तो रेटजेल ने सिर्फ एक वर्ड है, संश्लेषण पर बल दिया। ठीक है, पूरी परिभाषा में किस पर बल दिया? संश्लेषित शब्द पर बल दिया है। उसके बाद में बात करें दूसरी बात करें तो रेटजेल की शिष्य है जिसका नाम है एलन सी सेंट।
ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो मेनली बात करें तो इनका संबंध है अमेरिका से। और ये है क्या? तो ये रेड जेल की है शिष्या, महिला, ठीक है, रेड जेल की शिष्या। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि रेड जेल का प्रभाव किस पर पड़ेगा? इन पर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके पीछे जिनके भी आदर्श चल रहे हैं तो उनका प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी थोड़ा सा बस रेड जेल की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब क्या परिवर्तन किया कि मानव भूगोल है वो क्या है? तो अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव, अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव। चंचल मानव को अपने एक भाषा में और कह सकते हैं क्या? क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। अब बात समझिए, अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? पृथ्वी स्थिर है, तो इस बात का पता आपको ऐसे ही लग जाएगा। पृथ्वी अपने दो गतियां करती है, एक तो घूर्णन, ठीक है, घूर्णन गति, एक परिक्रमण, ठीक है, घूर्णन को अपने कह सकते हैं परिभ्रमण। ठीक है, दो प्रकार की गतियां करती है, एक तो घूर्णन गति है पृथ्वी की अपनी, इसमें परिक्रमण और परिभ्रमण दो प्रकार की गति है। अब इनमें क्या है? तो इनमें देखो सैंपल ने भी किस संबंध में? संबंधों की गति पर बल दिया है, ठीक है, संश्लेषण पर दिया, और सैंपल ने किस पर? संबंधों की गति पर बल दिया, कि जैसे जैसे मानव के जो भी संबंध होंगे, ठीक है, जो भी मानव के संबंध है उनकी गति है, उनके अकॉर्डिंगली क्या चलेगा? कार्य चलता है। ठीक, ये बात तो अपने जान ली कि मानव के संबंधों पर दिया है। अब आगे बात करते हैं अपने तीसरे व्यक्ति। अब तीसरा व्यक्ति कौन है अपने लिए? तो देखिए, तीसरे व्यक्ति की बात करें तो तीसरे व्यक्ति के रूप में अपने पास आते हैं विडाल डी लाप्लास। क्या नाम है? विडाल डी लाप्लास। ये कौन है? तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। इनके बारे में एक बात जानो, ठीक है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? फ्रांस में मानव भूगोल का जन्म। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी व्यक्ति थे फ्रांस के, जितने भी व्यक्ति थे फ्रांस के, जो भी भूगोलवेत्ता हुए, वो सभी क्या थे? या तो ब्लास के शिष्य थे, या इसके शिष्यों के शिष्य थे। ठीक है, अब इनकी बात करें कि इन्होंने क्या परिभाषा दी। तो इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इनकी सामान्य सी है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, कौन नियंत्रित करता है पृथ्वी को? तो सामान्य भाषा में कहें तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन्हीं सभी कारकों पर पृथ्वी नियंत्रित है। भौतिक नियमों, भौतिक नियम कि पृथ्वी घूमती कितनी है, कितने समय में घूमती है, कितने वर्ष में सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, कितने समय में पृथ्वी, जैसे अपने सामान्य से भौतिक नियमों की बात करें तो दो नियम ही है अपने पास भौतिक में, तो परिक्रमण काल, ठीक है, और एक परिभ्रमण काल। परिक्रमण काल की बात करें तो लगभग 365 दिन, ठीक है, और परिभ्रमण काल की बात करें तो लगभग 24 घंटे। अब इनमें क्या है किस प्रकार से? तो भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित
संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न करने की संकल्पना है। अब रेड जेल की बात करें, ब्लास्ट की बात करें, तो इन्होंने भी किस पर बल दिया है? सिर्फ अंतर संबंधों पर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति है जिन्होंने अपनी परिभाषा दी। ठीक है, इनके अलावा परिभाषा तो और बहुत से व्यक्तियों ने दी, जिनमें डिंकन और पेट्स, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति थे। अब इनके तहत अब मानव भूगोल है क्या, तो ये तो पता चल गया आपको। ठीक है, अब सामान्य भाषा में सारांश में परिभाषा देते हैं अपने, सारांश परिभाषा। ठीक है, चाहे आप सभी को ले, तो इसमें क्या सारांश परिभाषा में क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक कारकों तथा मनुष्य के मध्य संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल। अब भौतिक कारक आप कुछ भी लिख सकते हो, भौतिक कारक कितने, जितने भी प्रकार की जो भी भौतिक कारक है। अब भौतिक कारकों में अपने पास क्या आ सकता है? जैसे जलवायु हो गया, ठीक है, धरातल आ गया, उच्चावच, मृदा, वनस्पति। ठीक है, और इनमें बात करें तो वनस्पति में अपने पास जीव, वनस्पति के साथ ही मनुष्य। अब इन सभी के साथ जो मनुष्य का संबंध है वो ही क्या कहलाएगा? मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। देखो, रेड जेल की बुक की बात करें तो रेड जेल की बुक का नाम था एंथ्रोपोज्यूरफ। ठीक है, और उसके बाद में बात करें तो सैंपल की बुक का नाम इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। ठीक है, और ब्लास की बात करें तो ब्लास ने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, वही जो आपकी पुस्तक का नाम है, यही आपकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, मानव भूगोल के सिद्धांत। यही आपकी पुस्तक का नाम है, जो ब्लास ने पुस्तक लिखी थी वही आपकी पुस्तक का नाम है। अब इसके बाद में बात करते हैं तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जानें कि प्रकृति क्या है, मानव भूगोल किस प्रकार की है। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जानने के लिए अपने को सबसे पहले कि मानव भूगोल है किस प्रकार से, कैसा है, किस प्रकार से मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अपने 2 बातें जानते हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में 11वीं में पढ़ा था, ठीक है, कि जो भौतिक भूगोल है उसमें अपने किसके बारे में पढ़ते हैं? तो उसमें अपने पढ़ते हैं किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के तत्व हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अब वही बात करें कि इसके अंतर्गत है किस प्रकार से, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मानव भूगोल आए, जैसे ही मानव भूगोल आएगा तो मानव भूगोल में अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मानव भूगोल में अपने पढ़ेंगे मानव के बारे में। ठीक है, अपने पढ़ क्या रहे हैं वैसे? मानव भूगोल की प्रकृति, मानव के बारे में पढ़ेंगे। अब मानव के बारे में किस प्रकार से पढ़ेंगे? मानव की बात करें तो अपने मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होगा? स्वयं मानव ही होगा। अब मानव से संबंधित जितनी भी प्रकृति, जितनी भी चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने सामान्य भाषा में कहें तो मानव के बारे में अपने मानव
जो भी कर रहा है पृथ्वी पर उन सभी के बारे में। जैसे अपने मानव की बात करें तो मानव के अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले तो अपने यही जानेंगे कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के अंतर्गत अपने क्या जानते हैं, तो उनका वितरण, घनत्व, ठीक है, इसके अलावा उनकी वृद्धि, ठीक है, इसके अलावा उनकी संरचना, ये सभी चीज़ें जानते हैं जो मानव भूगोल की है। ये चीज़ें अपने जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसी में अपने जानते हैं मानव की प्रजाति, ठीक है, संरचना के अंतर्गत। और संरचना में ही जाते हैं अपने पास भाषा, ठीक है, संरचना में ही जानते हैं अपने लिंगानुपात, और इसी में जानते हैं अपने क्या, साक्षरता। ये जनसंख्या के बारे में। दूसरा उद्योग धंधों के बारे में, ठीक है, तो ये चीज़ें जानते हैं। तो सामान्य सी बात है कि भौतिक भूगोल में तो अपने पृथ्वी के बारे में जानते हैं। अब भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा क्या क्या था, जैसे अपने बात करें तो भौतिक भूगोल में अपने उच्चावच पढ़ा था, ठीक है, इसके अलावा अपने जलवायु पढ़ी, कोपेन का वर्गीकरण आपने पढ़ा 11वीं क्लास में। इसके अलावा बात करें तो अपने भू आकृतियाँ पढ़ी कि अपरदन के कारण कौन सी होती है, अपक्षय के कारण, जमाव निक्षेप के कारण कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी कि विश्व में कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा आपने समुद्र के बारे में, सागर के बारे में पढ़ा। सागर में आपने स्थलीय आकृति, सागर के अंदर पाई जाने वाली जो आकृतियाँ हैं, ठीक है, वो पढ़ी। अब ये चीज़ें हैं। अब अपने को मानव भूगोल में क्या पढ़ना है, तो मानव भूगोल में अपने मानव को केंद्र बिंदु मानना है। तो मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वो सभी अपने किस में पढ़ेंगे, मानव भूगोल में। चाहे उसमें सामान्य भाषा में बात करें तो उद्योग हो, ठीक है, खनिज हो, कृषि हो, ये सभी क्रियाकलापों में अपने पास 5 प्रकार के क्रियाकलाप हैं, वो सभी पढ़ेंगे इनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे जनानिकी, ठीक है, और कुछ टॉपिक किससे संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब इनके बारे में जाने। अब इनके बाद में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जिनमें अपने कहते हैं कि विचारधाराएं। अब विचारधाराएं हैं क्या, देखो विचारधाराएं अपने पास 3 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब विचारधारा में अपने पास 3 विचारधाराएं जानेंगे, ठीक है। नंबर 1 विचारधारा की बात करें तो अपने पास है नियतिवाद, जिसे ही अपने कहते हैं क्या, निश्चयवाद। दूसरा है संभववाद, और तीसरा है नवनीतिवाद। अब संभववाद और नवनीतिवाद। अब विचारधाराओं के प्रतिपादक कौन है। अब प्रतिपादक की बात करें तो इनका प्रतिपादक, ये तो प्राचीन समय से चली जा रही है, लेकिन इनका प्रतिपादक माना जाता है किसको, रैटजेल, ठीक है। संभववाद की बात करें तो संभववाद का लास को, विडाल डी लाप्लास, और नवनीतिवाद का माना जाता है ग्रिफिथ टेलर को। ग्रिफिथ टेलर पहले ऑस्ट्रेलिया के हैं मूलतः, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है, अमेरिका, ठीक है। ब्लास आपको पता ही है फ्रांस, और रैटजेल जर्मनी। इन्होंने प्रतिपादन किया। अब नीतिवाद में क्या कहा, नवनीतिवाद में, अब इन सभी पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीतिवाद है क्या। अब नीतिवाद में किसने क्या कहा, तो नीतिवाद की बात करें या निश्चयवाद, इसमें प्रकृति को क्या माना गया है, प्रधान माना गया, ठीक है, कि प्रकृति प्रधान है, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा ही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मनुष्य को क्या बताया गया है, सिर्फ एक कठपुतली के समान बताया गया है कि मनुष्य आएगा और चला जाएगा,
कुछ नहीं करेगा। ठीक है, प्रकृति को क्या माना गया? प्रधान। अब संभववाद की बात करें तो संभववाद में क्या होता है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है। यही, अब प्रकृति के नियमों के ध्यान में रखने की बात करें तो प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखना काम मनुष्य बहुत कम करता है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि वो अपनी भौतिक सुविधाएं ज़्यादा देखता है कि जिस चीज़ में हमें सुविधाएं मिल रही हैं तो वहाँ से अपने कर लेंगे। ठीक है, तीसरे की बात करें, नवनीतिवाद। इसे कहते हैं रुको और जाओ की संकल्पना। कहने का मतलब क्या है कि आप रुकिए और चले जाइए, रहना नहीं है यहाँ। ठीक, यही है नवनीतिवाद में क्या है कि मानव और पृथ्वी दोनों को क्या बताया गया है? एक समान। लेकिन एक समान हो तो नहीं सकते। एक समान बताया गया है कि जिस प्रकार से पृथ्वी और मानव दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है कि मानव के बिना पृथ्वी नहीं है और पृथ्वी के बिना मानव नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन पृथ्वी तो है, क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति तो भी हुई है 20 लाख वर्ष पूर्व, उससे पहले पृथ्वी तो थी। दोनों में क्या है? अंतर संबंध कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब मानव भूगोल की बात करें तो अब मानव भूगोल में अपने बात करते हैं किसकी? मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की। इसकी बात करते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की। अब मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में क्या क्या है? तो मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में बात करें, सबसे पहले अपने पास सामाजिक भूगोल। ठीक है, दूसरे की बात करें तो नगरीय भूगोल। तीसरे की बात करें तो राजनीतिक भूगोल। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में अपने पास आ जाएगा क्या? जनसंख्या भूगोल। नंबर 5 की बात करें तो आर्थिक भूगोल। और इसी में नंबर 6 अधिवास भूगोल। ये प्रमुख शाखाएं हैं मनोभूगोल की। अब इनके कुछ उप क्षेत्र हैं। ठीक है, सामाजिक भूगोल के कुछ उप क्षेत्र हैं। देखो, सामाजिक भूगोल में क्या आएगा? तो समाज के बारे में जानेंगे। सामाजिक भूगोल में अपने मुख्यतः किसके बारे में जानेंगे? समाज के बारे में। ठीक है, राजनीतिक भूगोल में अपने देशों की सीमाएं, जैसे इस देश की सीमा यहाँ समाप्त होती है, इस प्रदेश की सीमा यहाँ समाप्त हो जाती है, तो उनके बारे में जानते हो, राजनीतिक भूगोल। नगरीय भूगोल में आप सभी जानते हो, नगरों से संबंधित। अधिवास भूगोल, इसे अपने एक नाम और दे सकते हैं क्या? बस्ती। जनसंख्या में जनसंख्या के बारे में। आर्थिक भूगोल में आर्थिक एक्टिविटीज, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उनके बारे में, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, पंचम क्रियाएं, ठीक है, इनके बारे में। अब सबसे पहले इनकी बात करते हैं, सामाजिक भूगोल में कौन कौन से विषय हैं। सामाजिक भूगोल की बात करें तो इसमें सबसे पहला आएगा व्यवहारवादी भूगोल, जो व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा अपने पास क्या? सामाजिक कल्याण का भूगोल। देखो, व्यवहारवादी भूगोल मेनली किसका? साइको का विषय है, मनोविज्ञान। अब कल्याण अर्थशास्त्र का। ठीक है, इन्हीं के हिस्से हैं। नंबर 3 की बात करें, अवकाश भूगोल। ये किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें तो ये संबंध रखता है समाजशास्त्र से।
नंबर 4 की बात करें सांस्कृतिक भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल में क्या आएगा, तो समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृति, ठीक है। तो अपने किसके बारे में, मानव विज्ञान के बारे में जानेंगे। उसके बाद में लिंग भूगोल, ये 3 विषयों से संबंधित है। समाजशास्त्र, पहला तो समाजशास्त्र, दूसरा मानव विज्ञान और तीसरा इसमें आएगा महिला अध्ययन। नंबर 6 ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल की बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल में किससे संबंधित है, सिर्फ ये इतिहास से। नंबर 7 की बात करें तो चिकित्सा भूगोल। उसके बाद में बात करते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में 2 प्रकार की भूगोल आती हैं, ठीक है। राजनीतिक भूगोल में अपने पास क्या है, 2 प्रकार की भूगोल है। राजनीतिक भूगोल में 2 विषय हैं मेनली। एक तो आएगा अपने पास निर्वाचन भूगोल और दूसरा अपने पास आएगा सैन्य भूगोल। निर्वाचन आप सभी जानते हो, चुनाव चुनो, ठीक है। और सैन्य के बारे में भी आप जानते हो, सैन्य के बारे में भी आप जानते हो। सैन्य में अपने पास क्या आ जाएगी, सेना आ जाएगी, ठीक है, जो बॉर्डर से संबंधित है उसके बारे में। अब नगरीय भूगोल की बात करें तो नगरीय भूगोल में अपने पास कोई विषय नहीं है, सिर्फ नगर नियोजन से संबंधित तथ्य आएंगे। नगर नियोजन का मतलब क्या है कि नगर किस जगह बसाना चाहिए, नगर कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा नगरीकरण के कारण क्या है, नगरीकरण की समस्याएं क्या है, इन समस्याओं के समाधान क्या है, और इन्हीं में अपने कुछ थ्योरीज आती हैं, ठीक है, कुछ सिद्धांत आते हैं जो आपके नहीं हैं। फिर आते हैं अधिवास भूगोल में। अधिवास भूगोल में अपने पास अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नगरीय अधिवास और एक ग्रामीण। ये तो किस आधार पर है, बसाव के आधार पर, ठीक है। और दूसरे होते हैं, पहला बेस ये है, दूसरा बेस है अपने पास स्थायी व अस्थायी अधिवास। स्थायी का मतलब है परमानेंट, जिसमें लोग एक जगह फिक्स रहने लग जाते हैं। अस्थायी अधिवास बनाते कौन है, तो अस्थायी अधिवासों की बात करें तो अस्थायी अधिवास बनाती है अपने कौन, जनजातियाँ। जितनी भी आपने नाम सुन रखा होगा, भील सुन रखा होगा, गौड़, मीणा अभी नहीं बनाते हैं, पहले बनाते थे, संथाल, ठीक है। इस प्रकार से ये जनजातियाँ कुछ जो अस्थायी अधिवास बनाती हैं। इसके अलावा बात करें, अगला अपने पास है जनसंख्या भूगोल। आप जनसंख्या भूगोल में अपने किसके बारे में जानते हैं, तो जनसंख्या भूगोल में अपने पास मेनली सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में जाना जाता है, जिसे अपने कहते हैं क्या, जनानी की। जनसंख्या भूगोल में अपने पास कि क्या क्या जाना जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जनसंख्या का अपने जानेंगे क्या, वितरण भी, कहाँ कितनी जनसंख्या रहती है। दूसरे की बात करें तो जनसंख्या में अपने पास क्या जाना जाएगा, तो वितरण के बाद में अपने जाना जाएगा कि जनसंख्या का घनत्व कितना है। तीसरे की बात करें तो जनसंख्या की अपने पास क्या है, वृद्धि दर क्या है। इसके अलावा चौथा जाना जाता है जनसंख्या की संरचना। अब जनसंख्या संरचना पे बात कर लेते हैं। जनसंख्या संरचना में क्या क्या है, देखो जनसंख्या संरचना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जनसंख्या संरचना में क्या क्या चीज़ें आती है, तो जनसंख्या संरचना की चीज़ों की बात करें तो नंबर 1 अपने जानेंगे जनसंख्या संरचना में आयु संरचना, कि कितनी आयु के लोग हैं, वृद्ध कितने हैं, बच्चे कितने हैं और युवा कितने हैं। दूसरे की बात करें आयु संरचना के बाद में इसी में जानते हैं अपने लिंगानुपात के बाद में तीसरे की बात करें तो इसमें जानते हैं अपने साक्षरता, इसी में जानते हैं अपने भाषाई वर्ग, इसी में जानते हैं अपने प्रजातियाँ।
कि मनुष्य की कौन सी प्रजाति कहाँ रहती है। ठीक है, जैसे मंगोलाइट प्रजाति है वो कहाँ रहती है। इसके अलावा बात करें तो अपने पास ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति है, ठीक है, निग्रेटो प्रजाति है, निग्रो प्रजाति है, वो कहाँ रहते हैं, उस प्रकार से। अब आते हैं अधिवास आर्थिक भूगोल में। मानव भूगोल का सबसे बड़ा बिंदु, मानव भूगोल का सबसे बड़ा बिंदु जो किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से। ये अर्थशास्त्र वो नहीं है चाणक्य वाली, चाणक्य वाली अर्थशास्त्र नहीं है ये, ठीक है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब अर्थशास्त्र से संबंधित है तो इसमें आएगा क्या क्या, तो देखो अर्थशास्त्र से संबंधित सबसे पहले बात करें तो इसमें आता है संसाधन भूगोल। अब संसाधन भूगोल में क्या होता है, तो संसाधन अर्थशास्त्र, संसाधन की बात करें तो अपने पास संसाधन होते क्या हैं, तो पहली बात करते हैं अपने क्या, संसाधन की। तो संसाधन क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वो क्या है, संसाधन। अब पूर्ति कौन करता है, तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कोई भी कर सकता है, दूसरा मनुष्य भी करते हैं। आपके पिताजी आपकी करते हैं, जिस प्रकार से आपकी जो भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करते हैं, आपको भोजन सब कुछ मिलता है, तो उन सभी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा संसाधन की बात करें तो अपने पास खनिज संसाधन हो सकते हैं, खनिज किसी ना किसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते ही हैं। दूसरी की बात करें, खनिज के अलावा अपने पास ऊर्जा संसाधन हो सकता है। तीसरा इसी में अपने ले सकते हैं मानव संसाधन, जो आपने 10th की बुक में एक बार पढ़ा था, पूरे लेसन्स, जिसमें क्या था, जनसंख्या के बारे में था। संसाधन हो गया। संसाधन के बाद में दूसरी की बात करें तो दूसरा अपने पास आएगा क्या, कृषि, कृषि भूगोल। अब ये किससे संबंधित होगी, तो कृषि भूगोल सामान्य सी बात है, किससे संबंधित होगी, कृषि विज्ञान से। तीसरे की बात करें तो तीसरा अपने पास क्या है, उद्योग। उद्योग भूगोल, उद्योग भूगोल में अपने पास क्या है, किससे संबंधित होगी, औद्योगिक अर्थशास्त्र से। नंबर 4 की बात करें तो अपने पास है विपणन भूगोल। विपणन भूगोल की बात करें तो ये मेनली संबंधित है किससे, व्यवसाय से। नंबर 5 की बात करें तो पर्यटन भूगोल। अब पर्यटन की बात करें तो पर्यटन आपको पता है, पर्यटन किससे संबंधित होता है, यात्रा, यात्रा और पर्यटकों से, ठीक है, ये चीज़ें हैं, यात्रा और पर्यटकों से। नंबर 6 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो आपके पास पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनसे संबंधित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।